हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जिसकी हेडिंग है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर में हमें ये समझाया गया है कि इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको कैसे हम क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो क्लासिफिकेशन करने का जो प्रोसीजर है वो कैसे स्टार्ट हुआ और सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासिफाई किया जाता था। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको सबसे पहले फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता था। फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो है वो एरिस्टोटल ने दिया था। एरिस्टोटल ने क्या किया कि इस अर्थ पे जितने भी लिविंग है उनको दो पार्ट में बांट दिया, दो ग्रुप में बांट दिया। एक ग्रुप रखा प्लांट और एक ग्रुप रखा एनिमल्स। फिर जो प्लांट्स हैं उनको भी तीन पार्ट में बांट दिया, हर्ब, श्रब और ट्री के पार्ट में। और जो एनिमल्स हैं उनको भी दो पार्ट में बांट दिया और बेसिस ये रखा एनिमल्स का कि जिनका ब्लड का कलर रेड है उनको अलग में रखा, मतलब उनमें आरबीसी प्रेजेंट होगी। जिनका ब्लड का कलर रेड नहीं है उनको दूसरे ग्रुप में रखा, मतलब उनमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होगी। क्योंकि हमें पता है कि आरबीसी जो होती है उसी में हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। सबसे पहले किंगडम वर्ड का यूज जो है वो कैरोलस लीनियस ने किया था और इन्होंने इस अर्थ पे जितने भी लिविंग हैं उनको दो किंगडम में बांट दिया, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। और बेसिस रखा सेल वॉल। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो उनको प्लांटी में रख दिया और अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो एनिमेलिया में रख दिया। अब यही कैरोलस लीनियस के टू किंगडम क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी कमी थी। इस अर्थ पे जो लिविंग है वो कुछ यूनिसेलुलर है, मतलब जो एक सेल के बने हैं, और कुछ मल्टी सेलुलर है, मतलब जो एक से ज्यादा सेल के बने हैं। कुछ प्रोकैरियोट होते हैं और कुछ यूकैरियोट होते हैं। प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंस क्या होता है? प्रोकैरियोट वो होते हैं, देखो हर सेल में जेनेटिक मटेरियल होगा और जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ अगर कवरिंग ना हो तो उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये रही ना कवरिंग, ये बेटा सेल मेम्ब्रेन है या फिर इसके बाहर जो है वो सेल वॉल है, ये कवरिंग नहीं है। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है तो जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ ये जो कवरिंग है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और फिर ये जो स्ट्रक्चर बनी इसको बोल देते हैं न्यूक्लियस। जिनमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है वो होते हैं यूकैरियोट। तो आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बीच में और प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बीच में। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई जब कैरोलस लीनियस ने सिर्फ एक कैरेक्टर सेल वॉल प्रेजेंट है और या फिर एब्सेंट है इसके बेसिस पर दो किंगडम में सभी लिविंग को बांट दिया। अब धीरे धीरे और साइंटिस्ट आए, उन्होंने स्टडी की। तो एक साइंटिस्ट आए अंस्टीकल, उन्होंने बोला कि प्लांटी और एनिमेलिया में जितने भी यूनिसेलुलर है, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के बने हैं, उन सबको निकाल करके उन्होंने थर्ड किंगडम बना दिया और किंगडम का नाम रखा गया प्रोटिस्टा। तो एक किंगडम तो हो गया प्लांटी, एक किंगडम हो गया एनिमेलिया जिनके बारे में कैरोलस लीनियस ने बताया दिया था, और फिर थर्ड किंगडम दिया प्रोटिस्टा। किसने दिया? अंस्टीकल ने। अब इसके बाद में एक साइंटिस्ट आए कोपलैंड, और कोपलैंड जो है वो प्रोटिस्टा को स्टडी कर रहे थे, प्रोटिस्टा किंगडम को। उन्होंने बोला कि आपने सारे यूनिसेलुलर को जो एक सेल के बने हैं उनको आपने प्रोटिस्टा में रख दिया, लेकिन यूनिसेलुलर जो हैं वो तो प्रोकैरियोट भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर जो हैं वो यूकैरियोट भी हो सकते हैं। ये दोनों तो बहुत अलग अलग होते हैं, दोनों को एक साथ कैसे रख दिया? तो कोपलैंड ने क्या किया कि सारे के सारे प्रोटिस्टा में से सारे के सारे जो प्रोकैरियोट हैं उनको निकाल करके एक फोर्थ नंबर का किंगडम बनाया और किंगडम का नेम रखा मोनेरा। ठीक है। इसके बाद में 1969 में एक साइंटिस्ट आए आर.एच. विटेकर, और वो स्टडी कर रहे थे प्लांटी ग्रुप की। उन्होंने देखा कि प्लांटी ग्रुप में कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनका सेल वॉल का कंपोजिशन अलग है। मतलब नॉर्मली प्लांट में जो मेंबर्स होते हैं उनकी सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन कुछ मेंबर ऐसे थे जिनमें सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी हुई थी, और जिनमें काइटिन की बनी हुई थी वो खाना भी खुद नहीं बनाते थे, मतलब ऑटोट्रोपिक भी नहीं थे। तो आर.एच. विटेकर ने क्या किया कि एक नया किंगडम बना दिया और किंगडम का नाम रख दिया फंजाई, मतलब ये फिफ्थ नंबर का किंगडम बना। और इनमें इन्होंने उन मेंबर्स को रखा जिनमें सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी हुई है और साथ ही साथ में जो हेटेरोट्रोपिक होते हैं, मतलब जो खाना खुद नहीं बनाते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसके बेसिस पर हमें समझ में आ गया कि इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम में बांट दिया गया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा में इस अर्थ पे जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनको मोनेरा में रख दिया गया, और इस अर्थ पे जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनको प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में रख दिया गया। अगर अब मैं यूकैरियोट्स की बात करूं, जो प्रोटिस्टा है उसमें सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया, और बचे हुए 3 किंगडम फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया में जो है वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया। इस चैप्टर में मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई 3 किंगडम जो है उनके बारे में समझा रखा है, और साथ ही साथ में कुछ टर्म्स वायरस, वायरोइड, प्रियोन
और लाइकिन के बारे में समझा रखा है। क्योंकि आर.एच. विटेकर ने जब अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था तो उन्होंने लाइकेन को, वायरस को, वायरोइड को और प्रियोन को किसी भी किंगडम में नहीं रखा था। तो सबसे पहले मैं आपको मोनेरा के बारे में समझा देती हूँ। ये बात तो आपके समझ में आ गई कि प्रोकैरियोट क्या होते हैं। देखो, इस अर्थ पे जितने भी प्रोकैरियोट हैं उन सबको मोनेरा किंगडम में रखा गया है। एक बात और याद रखनी है, प्रोकैरियोट हमेशा जो है वो यूनिसेलुलर होता। अब बात ये आती है कि जो मोनेरा किंगडम के मेंबर है क्या उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो अभी मैंने आपको समझाया कि जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके चारों तरफ कवरिंग नहीं होती है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है। मोनेरा किंगडम में आते कौन कौन है, तो मोनेरा किंगडम में आर्कीबैक्टीरिया आएंगे, मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया आएंगे, मोनेरा किंगडम में साइनोबैक्टीरिया आएंगे और मोनेरा किंगडम में माइकोप्लाज्मा आएंगे। जो मोनेरा किंगडम के जो मेंबर्स हैं, मतलब जो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं, उन सब में सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा एकमात्र ऐसा मेंबर है इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। आर्कीबैक्टीरिया जो है वो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बिल्कुल टफ कंडीशन में मिलते हैं, हाई टेम्परेचर में मिलेंगे, हाई एसिडिटी में मिलेंगे, हाई सैलिनिटी में मिलेंगे, मतलब जहां नमक ज्यादा हो, जहां टेम्परेचर ज्यादा हो, जहां एसिडिटी ज्यादा हो, वहां पर जो है वो देखने को मिलेंगे। आर्कीबैक्टीरिया नॉर्मल बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है और इसका बेसिक रीजन ये होता है कि दोनों में सेल वॉल का कंपोजिशन अलग होता है। साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो ऐसे बैक्टीरिया हैं जिन्होंने सबसे पहले इस अर्थ पे फोटोसिंथेसिस किया था और फोटोसिंथेसिस करके O2 जो है उसको रिलीज किया था। अब बात कर लेते हैं कि जो मोनेरा किंगडम के जो मेंबर्स हैं उनमें न्यूट्रिशन कैसे देखने को मिलता है। मोनेरा किंगडम के जो मेंबर्स हैं वो ऑटोट्रोपिक भी हैं और हेटेरोट्रोपिक भी हैं। ऑटोट्रोपिक का मतलब ये होता है कि वो लिविंग जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। अब जो बैक्टीरिया हैं वो अपना खाना खुद बनाने के लिए केमिकल एनर्जी का भी यूज करते हैं, तो जब केमिकल एनर्जी का यूज करेंगे तो उसको बोल देंगे कीमो ऑटोट्रोप्स, और जब वो सनलाइट का यूज करेंगे खाना बनाने के लिए तो उसको बोल देते हैं फोटो ऑटोट्रोप्स। जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटेरोट्रोपिक भी होते हैं, मतलब ऐसा भी होता है कि बैक्टीरिया अपना खाना खुद ना बनाए और दूसरे से अपना खाना ले। अब बात कर लेते हैं प्रोटिस्टा किंगडम की। प्रोटिस्टा किंगडम में जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। मेनली हम प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं क्राइसोफाइट के बारे में, डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में, यूग्लेनोइड्स के बारे में, स्लाइम मोल्ड के बारे में और प्रोटोजोन के बारे में। प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं वो ऑटोट्रोपिक भी होते हैं, हेटेरोट्रोपिक भी होते हैं। ऑटोट्रोपिक का मतलब ये होता है कि जो खाना खुद बना सकते हैं, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं। और हेटेरोट्रोपिक का मतलब ये होता है कि जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसमें ये तीन जो है ना, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लेनोइड, ये तीनों कैसे होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं। लेकिन इसमें यूग्लेनोइड जो है वो थोड़ा खतरनाक है। जब सनलाइट होगी जब तो खाना खुद बनाएगा, और जब सनलाइट नहीं होगी जब दूसरे एनिमल्स को मार करके खा लेगा। मतलब यूग्लेनोइड्स में मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। ये प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है किसको, यूग्लेनोइड को। क्राइसोफाइट जो है वो खाना खुद बनाते हैं, और ओशियन जो है ना, ओशियन समझते हो, बड़े बड़े समुद्र, उनके चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, खाना बनाएंगे, मतलब वहां पे जो अदर लिविंग है वो इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट जो है वो मैरीन वाटर में देखने को मिलती है। स्लाइम मोल्ड जो है वो फंजाई जैसे कैरेक्टर होते हैं इसमें, और ये डेड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेती है। प्रोटोजोन्स जो होते हैं, जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, उनके क्या है, एंसेस्टर हैं। तो प्रोटोजोन्स हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये हेटेरोट्रोपिक होते हैं। फंजाई में जो मेंबर्स होंगे वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट होंगे। इनमें एकमात्र ऐसा मेंबर है यीस्ट जो यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, लेकिन फंजाई में उसको रखा गया है। फंजाई की 4 क्लास हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, सेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। बेसिडियोमाइसिटीज क्लास जो है फंजाई की, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। और ड्यूटेरोमाइसिटीज जो क्लास है फंजाई की, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। फंजाई जो है वो हेटेरोट्रोपिक होते हैं। फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और फंजाई के मेंबर्स जो हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। अब 3 टर्म्स के बारे में एनसीईआरटी में बता रखा है, एक वायरस, एक वायरोइड और प्रियोन। देखो, लिविंग हम उसको बोलते हैं जो मिनिमम एक सेल का बना होता है। वायरस, वायरोइड और प्रियोन जो है वो मिनिमम एक सेल के बने नहीं होते हैं, इसलिए इनको सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं बोला जाता है। इसलिए आर.एच. विटेकर ने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तब इनको किसी में भी नहीं रखा था। वायरस जो होता है
उसमें प्रोटीन की कवरिंग होती है और जेनेटिक मटेरियल होता है। वायरॉइड में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है और वायरॉइड को वायरॉइड बोला भी इसलिए जाता है कि जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कवरिंग जो है वो एब्सेंट है, और प्रियोन्स जो होते हैं उसमें सिर्फ प्रोटीन की कवरिंग होती है। वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। 3 साइंटिस्ट ने काम किया है वायरस के ऊपर 1892 में इवान विस्की ने। इन्होंने सबसे पहले जो है वो टीएमई टोबैको मोजेक वायरस में इसकी डिस्कवरी की थी कि हाँ ऐसा कुछ होता है। 1898 में बीजरनिक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले वायरस टर्म दी थी, और 1935 में स्टेनले नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये बताया था कि ये जो वायरस है वो क्रिस्टल फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं। वायरॉइड जो है उसकी डिस्कवरी 1971 में टी.ओ. डीनर नाम के साइंटिस्ट ने की थी। और प्रियोन्स जो हैं वो ऐसी डिजीज करते हैं, भले ही इसमें प्रोटीन की कवरिंग हो, पर ये न्यूरल डिजीज करते हैं, और ऐसी न्यूरल डिजीज जो है वो कैटल्स में भी देखने को मिलती है और साथ ही साथ में ह्यूमन जो है उसमें भी देखने को मिलती है। अब एनसीईआरटी में एक टर्म और बता रखी है, लाइकेन। जो आर.एच. विटेकर है उन्होंने लाइकेन को भी किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा था, क्योंकि लाइकेन एक अकेला ऑर्गेनिज्म नहीं है। लाइकेन जो है वो एक ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जो एल्गी या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी और फंजाई के बीच में देखने को मिलता है। इसमें फंजाई तो वाटर, न्यूट्रिएंट और शेल्टर देगी, और बदले में एल्गी जो है या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो खाना बना करके फंजाई को देगा। ऐसी एक टर्म और होती है माइकोराइजा, जिसके बारे में इस चैप्टर में नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसमें फंजाई और जो हायर प्लांट्स हैं उनके बीच में रिलेशन देखने को मिलता है, जिसमें फंजाई तो वाटर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके हायर प्लांट्स को देता है, और हायर प्लांट्स बदले में जो है वो इसको फूड बना करके देता है।